गिल साहब, मुकदमे हो रहे हैं सियासी क़यादत पर। शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया, बंद कर दें ताकि अदालत शानदाना गुलजार खान जैसी खातून पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, फवाद चौधरी कल ही रिहा हुए हैं। क्या कहेंगे इस इंतकामी कार्रवाई के? यार, पहली बात तो ये कहूँगा कि मैं हर दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता हूँ, चलती तो है नहीं तो चलाई तो जानी नहीं आपसे, तो इसलिए सोशल मीडिया तो सबसे पहले तो मुझे तकलीफ है जो शानदाना गुलजार के ऊपर मुकदमा हुआ। हमारी बहन है, सबकी बहन, जो इसमें मुद्दई हैं उनकी भी वो बहन है, उनकी भी बेटी है, जो इसमें दूसरी हम साइड पे हम हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ख़वातीन को हम अगर साइड पे रख लें तो वो बेहतर होगा। का मुकदमा दर्ज हुआ। मैं यही कह रहा हूँ कि उनको, वो हमारी बहन है, बेटी है हमारे माशरे में, हम इस तरफ को ना जाएं तो बेहतर है। तो ये मेरी एक तो रिक्वेस्ट ये है। बाकी रही बात, आपने देख लिया कि फवाद चौधरी साहब की ज़मानत हो गई। आखिरी हमारी जो होती है वो अदालतों से ही हमारी तवक्को होती है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं अदालतों के कि चलें किसी जगह पर थोड़ा, मुझे 40 दिन लग गए थे ज़मानत मिलते हुए, सवाती साहब को भी 35-36 दिन लग गए थे। फवाद साहब की टाइम पे हमने अब देखा कि शायद अब थोड़ा सा एक पूरे माशरे में इसकी आ गई हुई है और उसमें अदालतों ने भी अपना ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है। और अब मैं शानदाना गुलजार साहबा के केस में और देखना चाहूँगा कि अगर उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए और दुआई कर सकता हूँ और उन्हें जेल ना जाना पड़े। वो हमारी बहन है, बेटी हैं। बाकी रही बात जो मुल्क के ओवरऑल हालात हैं, उसमें दहशतगर्दी और इकॉनमी, ये सबसे बड़ा इस टाइम मसला है। और दहशतगर्दी जो है, उसने इकॉनमी जो हमारी पहले ही डूबी हुई है इस टाइम, उसको मज़ीद मैं ये कहूँगा कि दहशतगर्दी की वजह से उसको मज़ीद नुकसान होगा। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए इस टाइम, कि हम सबसे पहले दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पेज पे आएँ और इकॉनमी के ऊपर हम एक पेज पे आएँ। वो एक पेज पे कैसे आ सकते हैं? इलेक्शन होना पड़ेगा। इलेक्शन होगा, रीसेट का बटन दबेगा, अवाम अपना मैंडेट देगी, लोग अवाम के दोबारा से, जो अवाम का मैंडेट होगा उसके ऊपर लोग दोबारा से ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोग देंगे वोट जो समझते हैं अवाम के वो उनके लिए अगले 5 साल के लिए केसेस जो हैं, जो भी उनके सामने केस इकॉनमी का है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन का है, जो भी सिनारियोज हैं, उसमें अवाम के हक में डिसीजन लेगी, वो अवाम की उमंगों पे डिसीजन लेगी। अब जब तक हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, अवाम का मैंडेट नहीं होगा, जो गवर्नमेंट मौजूदा बैठी हुई है वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी, अवाम के नहीं करेगी, क्योंकि वो अवाम के थ्रू नहीं आए हुए हैं। वो जिस तरीके से आए हुए हैं वो वही अपना काम कर रहे हैं, वो अपने केसेस ख़त्म करने आए हैं। मैंने आज भी ऑनरेबल जज साहब से, क्योंकि बहुत माशाल्लाह से लर्नड जज साहब हैं, तो यहाँ पर आपने रिपोर्ट भी किया, अक्सर मीडिया में लिखा जाता है शहबाज गिल पर फर्द जुर्म फिर से मौखर होगी, दोबारा मौखर होगी। ये 1-1.5 महीना फर्द जुर्म क्या मौखर हुई, मैं अखबार पढ़ता हूँ ऐसा लगता है जैसे सदियाँ हो गई हैं। तो मैंने अंदर गुजारिश की है कि ऑनरेबल जज साहब मुझे उसी अदालत में भेज दें जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, उसी अदालत में भेज दें जिसमें राना सनाउल्लाह साहब थे, जहाँ 2.5-3 साल उन पर फर्द जुर्म नहीं लगी। मेरे पे तो 1 महीना नहीं लगी। तो ऐसे लग रहा है, बाहर मीडिया में मैं पढ़ता हूँ, वो जो मेरे अपोजिट लॉयर हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े सीनियर लॉयर हैं, बहुत ही ऑनरेबल कौंसल हैं वो कहते हैं कि शायद हम हीले बहाने बना रहे हैं। तो मैंने कहा जी उधर भी ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए, और कानून की नज़र में क्योंकि सब बराबर होने चाहिए, तो जिस तरह से उधर इंसाफ हुआ है मुझे वही वाला इंसाफ चाहिए जी जो उनको मिला है, मुझे कोई और इंसाफ नहीं चाहिए। तो उम्मीद है अदालतें इस पर नज़रसानी करेंगी। मुझे बस शहबाज शरीफ वाला, हमजा शहबाज वाला, राना सनाउल्लाह वाला, वही वाला इंसाफ काइंडली मुझे भी फराहम कर दें। मुझे कोई क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में हूँ, वही पासपोर्ट मेरे पास है, वही शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का मेरे पास है, मैं किसी और मुल्क का शहरी भी नहीं हूँ, मैंने कोई इंसान भी नहीं मारा हुआ, मैंने कोई ड्रग्स भी नहीं बेचे हुए, मैंने कोई और भी ऐसा काम नहीं किया हुआ बुरा जिसमें कोई हीनियस क्राइम हो। सर, वो तो आपकी तरह प्रोफेसर नहीं है। हाँ, शायद ये फ़र्क है कि मैं मिडिल क्लास से हूँ। मैं अभी भी जज साहब को अंदर बता रहा था कि क्योंकि करप्शन नहीं की, और ये मैं अजान हो रही है आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं अदालत आता हूँ तो वो जितना मेरा खर्चा होता है मुझे उसकी तकलीफ होती है। अभी तक इस केस पे जितना खर्चा हो चुका है उसकी तकलीफ होती है। अब मुझे समझ आती है, जब मैं हुकूमत में था तो मुझे बहुत सारे लोग ये मशवरा देते थे कि गिल साहब थोड़ा जा माल बना लो, एक कम आएगा, बाद में ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ बेवकूफ़ हो, मौका मिल रहा है और ਤੁਸੀਂ माल नहीं बना रहे।
उन्हें लग रहा है कि शायद केस भुगतन जोगा माल ते बनाना चाहिए। माल बनाना ना बनाना ਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ खान साहब को दूर हो गए हो तुम। देखिए बात यह है कि ये बात आप जहन में रखिएगा, जब आप एक नजरिए पे आते हैं ना, मैं इमरान खान साहब के साथ एक नजरिए पे आया हूँ। मैं इमरान खान साहब के बिल्कुल पास काम कर रहा हूँ या मैं हट के काम कर रहा हूँ, मैं उस नजरिए के लिए काम कर, मैं किसी पोजीशन के लिए, किसी टिकट के लिए, किसी ओहदे के लिए काम नहीं कर रहा था। मैं वहीं खड़ा हूँ जहां तब खड़ा था। तो दूरी की वजह क्या है? अब आप कुछ जमान पार्क में नजर नहीं आते, जमान पार्क में नजर नहीं आते। मैं आपके सामने जितने मेरे पे केसेस हैं उसमें मैं तो आजकल खुद को नजर नहीं आता। आप जमान पार्क में कह रहे हैं, मैं तो शीशा नहीं देख पाता। कैसी आप आपकी आप पहले से बढ़ चुकी है, आप पहले से बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप भाइयों की दुआ से बहुत बेहतर हूँ। लेकिन जाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास के बंदे को जब इस तरह के केसेस और इतनी तादाद में केसेस, और जो ये मौजूदा हुकूमत है इन्होंने जितने मेरे पे केसेस किए, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी हो गए हैं, मजीद करने की जरूरत नहीं, इन्हीं को मैं संभाल लूँ तो काफ़ी है। इन्हीं में उम्र कैद भी मौजूद है, इन्हीं में सजाए मौत भी मौजूद है। अगर मकसद मुझे सजाए मौत देना तो इसी केस में हो जाएगी। तो इसलिए मेहरबानी करके अब आप कोई और काम कर लें, इकोनॉमी पे काम कर लें, टेररिज्म के खिलाफ काम कर लें, तो इसमें जरा थोड़ी अमेरिका से वापस आए शहबाज गिल साहब बताएगा कि आप अमेरिका में प्रोफेसर थे। मैं आप पे आता हूँ। इमरान रियाज साहब का मुझे पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। सहाफ़ियों को बिल्कुल आज़ादी रहनी चाहिए। इमरान रियाज पहले भी एक दफ़ा पकड़े जा चुके हैं। सहाफ़ियों को आज़ादी राय रहना चाहिए। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो कोई उनका कोई एजेंडा नहीं होता सहाफ़ियों का। देखिए कई दफ़ा होता है, जैसे अभी कोई आप सवाल करेंगे मुझे बुरा लग सकता है, तो बुरा लग गया ना, मैं उसका आपको जवाब दे दूं। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं, ये मेरा दोनों का हक है। ऐसे अगर इमरान रियाज ने कोई बात कह दी है तो जिसके बारे में वो जवाब दे दें, लेकिन पकड़ना मेरा ख्याल सहाफ़ी को ये मुनासिब नहीं है। अमेरिका में जब आप प्रोफेसर थे तो एक अच्छी लाइफ आप छोड़ के पाकिस्तान आए, और इन हालात के बाद जो आपने फेस किए हैं, वहाँ की कम्युनिटी का रद्द-ए-अमल क्या है, और इन सब के बाद क्या आपने सोचा है कि अब बस इन केसेस को फेस करके वापस जाना है, या पाकिस्तान में रहने का फैसला किया है और इन्हीं हालात में ही आगे चलेंगे? देखिए बात यह है कि ये मैं झूठ बोलूँगा अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सोचता नहीं हूँ इस बारे में, या मैं रिग्रेट नहीं करता, या मुझे तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल होती है। मैं एक ऐसी ज़िंदगी जो यहाँ पर कोई भी मिडिल क्लास का शख्स जो है वो ख्वाब देख सकता है। आप ये समझ लीजिए कि अब तो डॉलर के रेट मैंने नए का मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि आप पता करते हैं तो वो 20 रुपये और ऊपर हुआ होता है। तो जब मैं पाकिस्तान आया था तो मैं 35-40 लाख रुपया पाकिस्तानी माहाना तनख्वाह ले रहा था अमेरिका के अंदर। उसको मैं छोड़ के यहाँ पर 4 साल, मैंने आपको बताया कि मैंने कोई पैसा भी नहीं बनाया। अभी अगले 2 साल, 6 साल, 10 साल में सामने आ जाएगा जो मैंने किया होगा। ना मैंने यहाँ पर कोई तनख्वाह ली, मैं सिर्फ अपने मुल्क को, अपने दिमाग जो मुझे समझ आती थी, जिस नज़रिए की मुझे समझ आती थी, उसके मुताबिक इस वतन अजीज़ को बेहतर करने आया था। उसकी मुझे सज़ा ये मिली कि मैंने 6x8 के सेल के अंदर भी मैं रहा। मैं खुद 6 फुट से ज़्यादा हूँ, तो आप खुद समझ लीजिए कि 6x8 के सेल में मेरा क्या हाल हुआ होगा। मैं उसमें भी रहा हूँ, मैं उसमें मार भी खाई है बहुत ज़्यादा, मैंने बीमार भी हुआ हूँ, मैं मुकदमे भी भुगत रहा हूँ, मैं बेशहा पैसा लगा चुका हूँ इन मुकदमों से, अपनी हलाल की कमाई का। ना मैंने अपनी पार्टी से कोई पैसा लिया है इन केसेस के लिए, और ना मैंने किसी किस्म की कोई और कोई करप्शन या कोई, अपने ऊपर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ और इनको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्पज़ वो नज़रिया था, पर्पज़ इमरान खान का वो नज़रिया था पाकिस्तान को बेहतर करने का, जिसके लिए मैं आया था। ठीक है, मैंने आपको कहा कि कई दफ़ा मायूसी होती है, सोचता हूँ, लेकिन फिर इसका हल किसी ने तो करना है। अगर मैं और आप भी चले जाएंगे तो जो गरीब है वो मजीद गिल साहब रिहाई के बाद आपने सिर्फ एक बयान दिया कि अगर आपकी इजाज़त हो तो उसके बाद आपको पता है आपने उसके बाद कोई अंकल्स ने आपसे कोई राब्ता किया कि आप बिल्कुल खामोश हो गए? नहीं, आपको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं, वरना तो आप बड़ा एहसास करने वाले इंसान हैं, बड़ा एहसास करते कि आपको शायद ये नहीं पता कि उसके बाद मैं तकरीबन 2 महीने शदीद अलील और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा हूँ। और अब मैं यहाँ एम्बुलेंस पे भी आया था पिछली दफ़ा, और ये कहा गया, बड़ा गलत उसका रंग दिया गया जी गिल साहब ने आप ये समझिए कि जब मैं अदालत आ गया, भले एम्बुलेंस में आया हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं अदालत आ गया, जो कार्रवाई उस दिन होनी थी वो होनी थी। तो अगर मैंने अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए, तो फिर मैं आता ही ना। अब बात समझ रहे हैं? तो जब मैं आ गया, इसका मतलब मैंने अदालत से छुट्टी नहीं की, एम्बुलेंस पे भी आ गया। तो मैं अलील था, अब अल्लाह ने मुझे वापस, मैं सेहतमंद। अच्छा गिल साहब, एक सवाल, अपने मुखालिफिन को क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग आपका उस पे मजाक भी उड़ा रहे थे, तो क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे?
किस चीज पे मजाक उड़ा रहे थे ये जी? जब आप एम्बुलेंस में आप जो बीमारी पे बीमार जब हुए तो आपकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया। मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि वो और मजाक उड़ाएं ताकि अल्लाह मियां मुझे दोबारा बीमार ना करे। अच्छा गिल तो आप साहब, दबा के मजाक एक उड़ाएं। क्वेश्चन है, आप इस सिचुएशन के मुतासरा फरीक हैं। जब आपकी हुकूमत आती है तो दूसरी जमातों के रहनुमाओं के ऊपर मुकदमे बनते हैं, जब उनकी हुकूमत आती है तो आपकी जमात के रहनुमाओं के ऊपर मुकदमे बनते हैं। आज जो मुल्क के माशी हालात हैं और दीगर जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं, उन सब का जिम्मेदार ये सियासतदान ही है। क्या आप ये समझते हैं कि इनको कब अकल आएगी? आप मुझे कोई एक मुकदमा बता दें जो इस तरह से किसी के बयान देने पे बना हो हमारी हुकूमत के दौरान। किसी एक सहाफ़ी के ऊपर ऐसा मुकदमा बना हो, किसी एक मुखालिफ के ऊपर बना हो सकता है कोई एक आध मिसाल हो, वो भी गलत होगा अगर हुआ होगा तो। लेकिन जो यहाँ हो रहा है, यहाँ तो प्रिंटिंग प्रेस लग गई है मुकदमों की धड़ाधड़, और वो भी गद्दारी और बगावत के वो भी गद्दारी और माफ कीजिएगा, वो भी गद्दारी और बगावत के। और अब ये ना कह दीजिएगा मैं जान के खांसा था, ऐसी आ गई थी खांसी, तो वो भी गद्दारी और बगावत के। तो इसलिए थोड़ा सा ये जब हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं कहने के लिए कि जब आप थे आप भी ये करते थे, आप भी, अगर तो हम यही करते थे जो अब हो रहा है तो अपने दिल से हाथ रख के पूछ लीजिए, ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा सर, नहीं। मुकदमात तो आपके दौर में भी बने हैं। अपने दौर में मैंने मुकदमात फेस किए हैं। जो मैं हाई कोर्ट में मेरे पे हमला हुआ तो याद होगा, पुलिस भी हमारी, हमारा ही सूबा, हुकूमत भी हमारी, और हाई कोर्ट में ना सिर्फ मैंने मुकदमात फेस किए बल्कि मेरे पे हमला भी हुआ था वहाँ पे, आपको याद गिल साहब, ये अगर आप मुबैना तौर पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरह आपका एक बयान भी आया था सामने कि बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि गिल साहब का शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इस वजह से वो ज्यादा मीडिया से भी दूर रहते हैं, ना उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह साबिक चीफ ऑफ स्टाफ थे आप इमरान खान के। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मैंने आपको 2-3 बातें बताई, आज मैंने ट्वीट भी किया है। एक तो एक्टिव मैं कैसे होऊंगा, मैं मीडिया का बंदा था, मैं बोलूंगा खबर चलेगी, आपको नजर आएगा मैं एक्टिव हूँ। खबर तो अब मेरी चलती नहीं है। तो मैंने फॉर एग्जांपल आज से 5-6-4 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी नज़र से नहीं गुजरी क्योंकि वो नहीं चली। उसके बाद मैं ज़मान पाक गया, वहाँ मैंने मीडिया से बात की, आपकी नज़र में नहीं आई, वो नहीं चली, तो आपकी वजह से मैं डीएक्टिवेट हो गया क्योंकि वहां पर चल नहीं रही। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे चलाएंगे, टीवी पे फिर ये बैन होनी है, तो ब्लैकआउट होनी है। तो जो घर बैठे लोग हैं उनके हिसाब से मैं चुप हो गया हूं, मैं बोलता नहीं। बीच में मैं बीमार था, उतनी देर सारी बात है नहीं बोला, तो मैं बोल रहा हूं लेकिन चल नहीं रहा। तो जब चल नहीं रहा तो फिर मैं खामोश हूँ। तो अब मैं खामोश किया हुआ हूँ। इमरान खान साहब के साथ कब नजर आएगी दोबारा? कल को अगर खान साहब ये तो मेरी गिरफ्तारी मेरे मुकदमात, मेरी अल्लाह ना करे वो गिरफ्तार हूँ, मेरी सेहत मेरे मुकदमात सब जैसी इजाजत देंगे तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ अपने लिए। कल से अगर खान साहब की दोबारा हुकूमत आती है तो क्या ये लोग जिन्हें में आप पे मुकदमा बनाए, आप उनसे कोई बदला लेंगे, इंतकामी कार्रवाई करेंगे, या अगर आप हुकूमत में नहीं है तो दूसरे से कोई इल्तिजा करेंगे? मैं कभी भी कानूनी तौर पे देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना वो सुनने में बुरे लगते हैं, लेकिन वो अंदर से कमीने नहीं होते, वो अंदर से बदला लेने वाले नहीं होते, वो अंदर से साजिशी नहीं होते। तो ये बात ज़हन रखिए कि मेरा जो नज़रिया है वो जब मेरी आपको याद है मैं मुजफ्फरगढ़ में पकड़ा गया था, हमारे एक सूबाई उस टाइम वो मशीर थे, वो डायरेक्ट डीपीओ को अहकामात दे रहे थे कि इनको वहाँ पर खड़ा रखें, मुझे मारने के भी अहकामात थे कि इनको मारें भी वहाँ पर। लेकिन आपसे मेरा वादा है अल्लाह को गवाह बनाते हुए कि कभी हमारी हुकूमत आई और वो मशीर साहब पकड़े हुए हों तो मैं पहला हूँगा जो, अगर वो सियासी तौर पे पकड़े हों तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँ, मैं कोशिश करूँगा उनके लिए कंफर्ट का बायस बनूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी ना ही इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो, ना ही उनका कोई बुनियादी हक मजरूह हो। तो हुकूमत हो या ना हो, ना मैं बदला लेने पे कायल हूँ, ना मैं इस तरह का किसी के साथ जर्नलिस्ट हो या सियासतदान हो या कोई और हो, उससे सियासी दुश्मनी की बेस के ऊपर इस हद तक जाना, बयानबाजी की हद तक आपका होता है, आपका नजरिया होता है, खबर तक होता है, सवाल तक होता है, जवाब तक होता है। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये इंसानियत नहीं रहती। गिल साहब आखिरी सवाल ये है कि मरियम नवाज जब दिया उसने जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई हुई, क्या उस पर अफसोस है? समझते हैं गलत बयान दे दिया था। अच्छा, शेख रशीद साहब भी आज उनको गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से भी जी, शेख रशीद साहब अभी अदालत में मेरा ख्याल पेश किया जा रहा है उन्हें थोड़ी देर में। मुझे पूरी उम्मीद है अदालत से मुझे पूरी उम्मीद है अदालत से कि वो उनकी इस टाइम जो उम्र है, उनकी जो सेहत है, कई दफ़ा हम मजाक उड़ा देते हैं बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन एक बंदा 70+ हो तो वाकई बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं आपकी एज में। तो उसका ख्याल रखते हुए उन्हें इमीडिएट रिलीज़ किया जाएगा ताकि उन्हें इंसाफ